नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार एक बार फिर से आप लोगों का रीट स्पेशल मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आपको पता है हम आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल के अंदर, जिसका नाम फिजिक्स टूल है, इसके अंदर आप लोगों को रीट का जो बेसिक साइंस और मैथ का जो सिलेबस है वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होंगी और पसंद भी आ रही होंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो फॉलो कर रहे हैं और चैनल को शेयर भी कीजिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। जल्द ही सरकार द्वारा रीट एग्ज़ाम से संबंधित जो सूचना है वो जारी हो सकती है, तो इस पर मंथन चल रहा है। जैसे ही कोई नई सूचना आती है तो हम आप लोगों के लिए इस चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस प्रकार भर्ती का जो प्रोसेस है वो रखा जाएगा, कितने पद किस सब्जेक्ट में आने वाले हैं और परीक्षा का आयोजन कार्य किया जाएगा। वो सारी बातें हम आप लोगों को उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप लगातार जुड़े रहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये चीज़ देखने को आ रही है कि जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनका फ़िलहाल तैयारी से ध्यान हट चुका है, क्योंकि उनके मन में इस प्रकार का संशय चल रहा है कि पता नहीं क्या भर्ती होगी या नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी जो आपने की है या जो तैयारी आप कर रहे हो वो आपकी हमेशा काम आएगी। तो आप लगातार जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फॉलो कीजिए, ताकि आपका इसमें पूरा फ़ायदा हो। और आप लोगों के लिए स्पेशल साइकोलॉजी की क्लासें भी उपलब्ध हो रही है, जो प्रत्येक दिन 3 बजे वीडियो अपलोड होता है। उसका आप लोगों का जो रिस्पांस आपसे मिल रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज हम हमारे मैथ्स के अंदर एक नए टॉपिक पर विचार करते हैं। मैथ्स में हम लोगों ने हमारा लगभग 6 या 7 वीडियो उसमें बने थे। एक टॉपिक अपने क्लियर कर लिया है, जिस टॉपिक का नाम था घातांक। घातांक में मैंने आपको ये बताया था, देखो बाकी सारा काम जो होता है वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बाकी कुछ क्वेश्चंस, कुछ जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो तैयार करवा दूंगा, उसमें कोई संशय नहीं है। या कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बोर्ड पर सोल्व करवा दूंगा, ताकि आपका जो मन में डर है घातांक से संबंधित वो डर निकल जाए कि परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न आता है या आया हुआ है। वो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जो प्रैक्टिस क्लास होगी उसमें आपको करवा दूंगा। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि 15, 20, 25 मिनट जितने मिनट की क्लास होती है, उस क्लास में जितना मैटर आप करते हो उससे दुगना समय आप प्रैक्टिस पे किया करो, ठीक है। प्रैक्टिस करने से ज़्यादा मतलब क्लियर होगा ये। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है मैथ्स का, उसका नाम है बीजीय व्यंजक, ठीक है। बीजीय व्यंजक तथा सर्वय समीकाएं, ठीक है। बीजीय व्यंजक तथा सर्वय समीकाएं हमारा आज का नया टॉपिक है मैथ्स का। दूसरा नया टॉपिक बोलूंगा मैं मैथ्स का। ये देखो वही बात है, अदरवाइज गणित एक अभ्यास का नाम है और जितना आप अभ्यास करोगे गणित आपके लिए उतनी आसान होगी, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब देखो मैं सबसे पहले बीजीय व्यंजक के बारे में चर्चा करूंगा। इससे संबंधित कुछ सूत्र भी आएंगे जो हम कक्षा 8, 9, 10 में लगातार पढ़ते भी हैं और हमें आसानी से याद भी हो जाते हैं, हमें याद भी होंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। तो देखो बीजीय व्यंजक की बात आती है तो जैसे हम अपने शब्दों में बात करें सरल रूप में, तो आप ये कहते हो कि जिस भी समीकरण में, जिस पद में गणित के, अगर कोई इस प्रकार का आपको कोई पद दे दिया जाए जिस पद में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर X, Y, Z, A, B, C इस प्रकार ये अक्षर आपको मिलते हैं, साथ साथ इनके साथ इनके गुणा या भाग में, ठीक है, या तो गुणा में या भाग में, ठीक है, गुणा या भाग में कोई गणितीय संख्या आपको मिलती है, ठीक है। इनके गुणा भाग में गणितीय संख्या मिलती है, साथ ही आपको प्लस माइनस या गुणा का या फिर भाग का इस प्रकार के ये चिन्ह आपको इनके बीच में देखने को मिलते हैं।
तो इस प्रकार का जो व्यंजक या जो समीकरण होता है उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी भी गणितीय समीकरण में जैसे एक्स वाई जेड के रूप में कोई इक्वेशन आ गई, उसके गुणा में कोई ना कोई संख्या होती है, भाग में कोई संख्या होती है, गुणा भाग में या जोड़ में घटाव में कैसे भी कोई संख्या आपको इनके साथ देखने को मिलती है और इनके बीच में कोई प्लस माइनस या गुणा भाग वगैरह का कोई चिन्ह, ऐसा अगर कोई समीकरण आपको देखने को मिलता है तो इस प्रकार का जो व्यंजक होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अगर हम दूसरे शाब्दिक अर्थों में अगर बात करें, मतलब परिभाषाओं से हटकर अपनी लैंग्वेज में देखें या अपने तरीके से समझने की कोशिश करें, तो दोस्तों बीजीय व्यंजक होता है जिसमें जैसे हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं उसी हिसाब से हम टैकल करें कि जिस सवाल के अंदर एक्स वाई जेड ए बी सी इस प्रकार कुछ देखने को मिलता है, या हम किसी सवाल को हल करने के लिए कोई समीकरण बनाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कोई संख्या उससे 2 गुना है या उससे इतना अधिक है, तो हम क्या करते हैं, उसको हम सोल्व करने के लिए उस संख्याओं को प्रारूप, एक समीकरण का प्रारूप तैयार कर लेते हैं। तो वो जो समीकरण हम बनाते हैं वो बीजीय व्यंजक होता है। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन होता है सर्वय समीकरण के बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, पहले बीजीय व्यंजक की बात की है। ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं परीक्षा के अंदर कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। बीजीय व्यंजक आप आराम से देखते ही पहचान जाओगे। अगर आपको याद होगा कि जब मैंने घातांक वाला टॉपिक करवाया था तो मैंने कुछ गुणा भाग और जोड़ के जो चिन्ह थे उन चिन्ह को सोल्व करने के तरीके बताए थे कि प्लस को प्लस से गुणा किया जाता है, माइनस को माइनस से गुणा किया जाता है, प्लस माइनस का जब जोड़ किया जाता है, तो ऐसा मैंने कुछ लिखाया था। उम्मीद करता हूं कि वो आप वीडियो में आपने उस समय नोट किए होंगे। वो चीजें हमारे इस बीजीय व्यंजक को जब हम सरल करेंगे तो हम लोगों को काम में लेनी पड़ेगी। तो कहने का अर्थ ये है, मोटे तौर पर मैं ये कहूंगा कि आपको एक समीकरण मिलेगी। ठीक है, एक समीकरण मिलेगी जो एक्स वाई जेड के रूप में भी हो सकती है, ए बी सी के रूप में भी हो सकती है, गुणा में कोई संख्या हो सकती है, भाग में हो सकती है, जोड़ घटाव में हो सकती है। उस इक्वेशन को आपको सोल्व करके बताना है, तो वो कहलाता है बीजीय व्यंजक का सरलीकरण रूप। ठीक है, अब देखो जो बहुपद होता है, जिसमें मतलब देखो इसका नाम से पता चल रहा है बहुपद, यानी जिसमें ज्यादा पद हो। ठीक है, तो बहुपद होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, जैसे मैंने एक उदाहरण लिख दिया 9x² - 7y। तो अपनी मर्जी से एक उदाहरण मैंने बना दिया 9x² - 7y, तो ये एक बहुपद हो गया क्योंकि इसमें एक से ज्यादा पद है। जैसे ये एक पद है, इसमें प्लस माइनस लगकर एक पद और जुड़ गया, इसके साथ और भी और ज्यादा पद हो सकते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ 3 लिख दिया, तो ये एक बहुपद बन चुका है। तो ये जो एक व्यंजक है इसको हम बीजीय व्यंजक कहेंगे। ठीक है, अब ये जो बीजीय व्यंजक होते हैं, ये बीजीय व्यंजक इस बहुपद के आधार पर, ठीक है, बहुपद को अगर इन पदों को देखें, इन पदों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, पदों के आधार पर इस बहुपद को बांटा जाता है, अलग अलग इनके रूपों में इनका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे मैं आप लोगों को वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण होता है पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण होता है, दूसरा होता है चरों के आधार पर वर्गीकरण होता है, और तीसरा होता है घातों के आधार पर वर्गीकरण होता है। देखो वैसे तो ये चीजें याद रखने वाली है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे तो एग्जाम्पल को देखते ही आप अच्छी तरीके से ये चीज समझ जाओगे कि किसके आधार पर वर्गीकरण की बात चल रही है और कैसे इनके प्रकार हो सकते हैं। तो इनको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से अगर आप इनको समझोगे तो आसानी से क्लियर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर पदों की संख्या के आधार पर, तो आपको पद देखने हैं कि आपको कितने पदों में वो बीजीय व्यंजक जो है वो आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर पद एक पद है तो उसको एक पदीय कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात मेरी। अगर किसी भी बहुपद की पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण की जब बात आती है तो किसी भी बीजीय व्यंजक में अगर अकेला पद है तो वो एक पदीय व्यंजक हो जाएगा, अगर 2 पद है तो उसे द्विपदीय व्यंजक कहेंगे, अगर 2 से ज्यादा पद है तो उसे बहुपदीय व्यंजक हम नाम दे देंगे। इसी प्रकार चर क्या होते हैं, ये चर ही हैं, वेरिएबल जिनको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सारे चर राशियां होती हैं। ये सारी क्या होती हैं, चर राशियां। ठीक है,
देखो राशियां दो प्रकार की होती है, मैं बता देना चाहूंगा। जो राशियां, एक तो चर राशियां होती है और एक होती है अचर राशियां। ठीक है, ये नाम जैसे जैसे आते हैं मैं आपको साथ साथ बताता आ रहा हूं चीजों के बारे में। तो ये सारी चर राशियां हैं, चर राशियां जिनका मान बदल सकता हो। ठीक है, वे राशियां जिनका मान बदल सकता है चर राशियां होंगी। जैसे अब ये इक्वेशन है, इसमें चर की बात करूं तो एक्स वाई चर हैं। एक्स वाई चर कैसे हैं कि आपको पता है कि ये जो आपको व्यंजक दिखाई दे रहा है, अगर इस व्यंजक में आप लोग एक्स और वाई के मान अगर बदल बदल कर रखोगे तो इसकी जो वैल्यू है, इस पूरी वैल्यू है, वो वैल्यू निर्धारित होगी। वे राशियां जिनका मान बदलता हो चर राशियां कहलाती है। अचर राशियां वे होती हैं जिनका मान हम बदल नहीं सकते अपनी मर्जी से। जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है 9, 7 और 3, ये अचर राशियां हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ अचर राशियों की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। 9 की जगह 9 ही रहेगा, 7 की जगह 7 ही रहेगा, 3 की जगह 3 ही रहेगा। तो ये अचर राशियां कहलाती है। जबकि चर राशियां ये वेरिएबल x और y होते हैं, क्योंकि x और y का मान आप कंडीशन के अनुसार या क्वेश्चन के अनुसार जैसे आपको x y का मान दिया जाता है वैसे आप बदल कर यहाँ रख सकते हो। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि ये चर राशियां क्या होती है समझ में आ गया आपको, और अचर राशियां क्या होती हैं ये भी आप लोगों को समझ में आ जाने चाहिए। तो चरों के आधार पर जब वर्गीकरण की बात आती है तो जिस बहुपद में चरों की संख्या कम ज्यादा हो उसके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। जैसे एक प्रकार का चर हो तो वो एक चर बहुपद कहलाता है, और अगर दो प्रकार के चर हो यानी एक्स वाई तो वो द्विचर बहुपद कहलाता है। जैसे मैं इनके एग्जाम्पल बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। उसके बाद घातों के आधार पर वर्गीकरण करें तो घातों में क्या होंगे, ये जो चर हैं यानी जो एक्स वाई जेड जो भी है ए बी सी, इन पर घात लगे होंगे। अगर इन पर घात की बात आएगी, अगर एक एक घात है तो एक घातीय बहुपद कहलाता है, दो घाते हैं तो द्विघात बहुपद कहलाता है, और तीन घाते हैं तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। तो कहने का अर्थ है बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ऐसी बात नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो कि कितना हार्ड होना है, नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो देखो ये चीजें थ्योरिकल तो समझने की दृष्टि से देखें तो थोड़ा अलग मैटर दिखता है, लेकिन इनको अगर आप एग्जाम्पल की दृष्टि से समझने की कोशिश करेंगे तो ये चीजें आसानी से क्लियर हो सकती है। तो आप इस चीजों में ज्यादा उलझने की आपको जरूरत नहीं है। मैं आप सबको सिर्फ एक ही बात बताता हूँ कि अगर कोई समीकरण आपको इन पदों में इस प्रकार के रूप में दिखाई देती है, एक्स वाई जेड ए बी सी वगैरह इस प्रकार, गुणा में कोई संख्या हो यानी जिसे हम अचर राशि कहेंगे, ये चर राशियां कहलाएगी, बीच में प्लस माइनस का इस प्रकार कोई चिन्ह हो तो वो बीजीय व्यंजक कहलाता है। और बीजीय व्यंजक का ये जो रूप होता है इसे हम बहुपद भी कहते हैं। और बहुपदों का वर्गीकरण जो है वो तीन प्रकार से किया जा सकता है, पदों की संख्या के आधार पर, चरों की संख्या के आधार पर और घातों के आधार पर। अब देखो मैं थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल बता देता हूं। पहले बात करता हूं पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, ज्यादा आपको मैं क्या कह रहा हूं, ज्यादा आपको इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। ये चीज मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि जब आपके सामने क्वेश्चन आए या आपके कोई भी एग्जाम्पल सोल्व करने के लिए पूछा जाए तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसके आधार पर मैं इस बहुपद का वर्गीकरण कर सकता हूं। तो पद, चर, घात, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बस मेन टारगेट ही रखो। अब देखो पहले बात करता हूं मैं एक पद के बारे में जिसमें एक पद हो। ठीक है, केवल एक ही पद होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल रूप में परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वह बहुपद तो नाम नहीं देंगे इसमें, क्योंकि केवल माफ करना एक ही पद नाम रखेंगे जिसमें केवल एक ही पद हो। ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे मैं इसका एक उदाहरण दूं, जैसे 9x²। अब बस इतना ही रखना है। जैसे ये इक्वेशन ले लो, अगर आपको खाली 9x² मिलता है तो इसमें केवल और केवल एक ही पद है। समझ में आ रही बात मेरी, केवल एक ही पद है, इसलिए एक पदीय व्यंजक हो गया। इसके अलावा जैसे एक उदाहरण और दे दूं आपको, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया 7x²y। अब आप यहां इस चीज को समझने की कोशिश करना, इसमें आगे और प्लस माइनस में कोई और पद है क्या, केवल खाली इतना ही पद है 4। ये पूरा एक पद कहलाता है। मैंने बताया था ना आपको कि ये एक पद है,
ये एक पद है, इस प्रकार ये पद कहलाते हैं। समझ रहे हो बात मेरी? तो ये अकेला एक पद है, ये अकेला एक पद है, तो ये एक पद की समीकरण बन गई। अब मैं बात करूं द्विपद की। अब देखो जिसमें दो पद हो, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, दो पद कैसे, जैसे 9x² + 3। अब यहां इस उदाहरण पर चर्चा करो, ये एक पद अलग हो गया, ये एक पद अलग हो गया, तो देखो इसमें कितने पद हो गए, टोटल 2 पद हो गए, तो ये द्विपदीय व्यंजक हो गया। ठीक है, जैसे एक उदाहरण और ले सकते हो आप लोग, 4x² + 9x²। ऐसा मैंने एक एग्जाम्पल बना दिया इन दोनों को जोड़कर। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान दो, इसमें कितने पद हैं टोटल, पद बस आपको पता होना चाहिए कि पद क्या चीज है। तो पदों के आधार पर ऐसे वर्गीकरण करेंगे। तो आप एक बार फिलहाल माइंड में और कुछ सेट मत रखो, पद की बात करो। तो ये अपना एक पद हो गया, ये एक पद हो गया 4x²y, और एक पद ये हो गया 9x²। तो दो पद जुड़ रहे हैं आपस में, या घट रहे हैं, या भाग जा रहा है, जैसे भी हो, तो ये दो पदों का व्यंजक हो गया, इसलिए इसको द्विपद कहेंगे। अगर इसमें ज्यादा और पद हो, जैसे मैं त्रिपद की बात करूं, ठीक है, जिसमें 3 पद हो, जैसे ये हमारी इक्वेशन जो मैंने एग्जांपल के रूप में लिख रखी है, 9x² - 7y + 3। कितने पद हैं इसमें? तो आप कहोगे सर 3 पद हैं। 9x² एक पद है, 7y एक पद है, और 3 अपना एक पद है, तो ये कहलाता है त्रिपद व्यंजक। ठीक है, और अगर मैं बात करूं जिसमें एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा, जिसको मैं कहूंगा बहुपद कह दूं या व्यंजक कह दूं। ठीक है, बहुपद कह सकता हूं, या व्यंजक नाम भी लिख सकते हो। इसको एक पदीय व्यंजक कह सकते हो, इसको द्विपदीय व्यंजक कह सकते हो, इसको त्रिपदीय व्यंजक कह सकते हो, और इसको बहुपदीय व्यंजक भी कह सकते हो। या सबके आगे आप लोग बहुपद नाम ऐड कर सकते हो, क्योंकि बहुपदों का ही वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो बहुपद में क्या होगा, जिसमें और ज्यादा, जिसमें जैसे यहां तो केवल 3 ही पद थे, अगर 3 से ज्यादा पद, जिसमें 5-6 पद एक साथ, कोई बड़ी समीकरण हो, ठीक है, कोई समीकरण का कोई बड़ा रूप हो जिसमें पद गिने अपने, जैसे सपोज करो मैंने एक समीकरण लिख दी कि 6x³ + 9x²y - 7xy + 4x²y² + 3। ऐसे कोई काल्पनिक मानकर मैंने एक व्यंजक लिख दिया। तो आप इसमें एग्जाम्पल में थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एक पद है, ये 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारे पदों को आपस में जोड़ तोड़ प्लस माइनस करके मैंने एक जगह सेट कर दिया, तो ये बहुपदीय व्यंजक हो गया। इसमें एक से ज्यादा व्यंजक है। तो पदों के आधार पर, पदों की संख्या के आधार पर वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको कोई भी बहुपद या व्यंजक में नाम लूं, बीजीय व्यंजक आपको अगर देखने को मिलता है और उस व्यंजक में आप आराम से पद देखना, मैं क्या कह रहा हूं, पद क्या चीज होती है, ठीक है, जो एक इस प्रकार ये एक पद बन गया पूरा, ठीक है, ये एक पद बन गया, और पदों का ही आपस में कोई जोड़ भाग गुणा वगैरह जो भी है देखने को मिलेगा आपको। जैसे ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया, तो इन दोनों पदों का जोड़ हो रहा है बीच में। तो पद के आधार पर वर्गीकरण जब आपको दिया जाए तो आप आराम से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को बीजीय व्यंजक के बारे में साधारण रूप से बताया है। सिंपल रूप से आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें दोस्तों, और क्लियर करने की कोशिश करें कि आखिर हम किस चीज की चर्चा कर रहे हैं और कैसे हम इस चीज को तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैं बार बार हमेशा आपसे एक ही बात कहता हूँ और एक ही मेरा अनुरोध है कि आप हमेशा किसी भी टॉपिक को जैसा आप पढ़ते हो, अच्छी बात है, नियमों में पढ़ते हो, लेकिन मैं कहता हूँ जैसे हम एक प्रकार से घरेलू सिस्टम की क्लासों से पढ़ते हैं ताकि अपने को आसानी से समझ में आ जाए, ये मेरा उद्देश्य है। इसी प्रकार से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस दौरान अगर कोई गलती हो जाती है बोलने में, लिखने में, कोई में अगर किसी प्रकार का कोई मतलब शब्द में कोई मिस्टेक हो जाती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरा यही प्रयास है कि आप लोगों के सामने अच्छे से अच्छा मैटर उपलब्ध करवाऊँ ताकि आपको आसानी से वो चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप इन क्लासों की किसी अन्य कक्षाओं से तुलना मत कीजिए, मेरा
आपसे ये अनुरोध है, क्योंकि मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ, मैं अपने जो मेरा तरीका है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसी आशा से मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहे हैं और आप इनको भली भांति समझने का प्रयास भी कर रहे हैं, और आप ये वीडियो लगातार देखें, तभी आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, आगे इन दोनों भागों का वर्गीकरण करेंगे और फिर आगे चलेंगे। बस इतना ही टॉपिक है ये, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। बाकी प्रैक्टिस बनती है कि इनका जो आपको ये व्यंजक मिलेंगे, इन व्यंजकों का आपस में गुणा देखने को मिलेगा, इनका जोड़ घटाव देखने को मिलेगा, भाग देखने को मिलेगा। बस इस प्रकार के ये टॉपिक है, तो प्रैक्टिस बनती है आगे, और कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।